हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। तो हमारा जो सीरीज चल रहा था रासायनिक बलगति की, वो लगभग पूरा होने वाला है। इस वीडियो के बाद एक आध वीडियो और आ सकता है। इसके पश्चात जो है यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इन चैप्टर के सारे वीडियोस को देखकर आपको नोट्स बनाने हैं और उस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आज हम देखेंगे अभिक्रिया की कोटि और जो आणविकता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता। तो हमने सीखा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि है वह एक प्रायोगिक मान होते हैं जो उस अभिक्रिया के लिए अलग अलग अभिक्रिया के लिए वो निकाले जाते हैं। और वहीं आणविकता बात करें तो सामान्यतः अगर हम प्राथमिक अभिक्रियाओं की बात करें तो उनमें ही आणविकता का जो है एक विशेष प्रभाव दिखाई देता है। जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं में हम आणविकता को नहीं समझा पाते। तो प्राथमिक अभिक्रियाओं में क्या होती हैं, जितनी अणुएं जो है उनके भाग लेते हैं उत्पाद बनाने में, जिनके बीच में टक्करें होती हैं, उन्हीं अणुओं की संख्या को ही वह उसकी आणविकता के रूप में दर्शाया जाता है। तो जो अभिक्रियाएं प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें 99.99% कह सकते हैं अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वही अभिक्रिया की कोटि भी होती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि अभिक्रिया की कोटि अलग होता है और उसकी आणविकता भी अलग होती है। लेकिन जो प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं इनमें दोनों जो है एक जैसे होते हैं। एक्चुअल में वहां पे प्राथमिक अभिक्रियाओं में जो आणविकता होती है अभिक्रिया की, वही अभिक्रिया की कोटि भी होती है। ओके, इसको हम सीखेंगे आज के ये इस तरीके से। ठीक है, चलिए इस बात को याद रखना, इसको आप लोग नोट कर लिए रहे कि ये विशेष बात अगर अपन देखें ये होती क्या है। तो जो अभिक्रियाएं प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो अभिक्रियाएं प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें जो अभिक्रियाएं प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें 99.99% अभिक्रियाओं में जो आणविकता होती है वही अभिक्रिया की कोटि भी होती है। उनमें 99% कहते हैं, 99.99 भी कह सकते हैं आप, क्योंकि लगभग अधिकतर जो प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं उनमें ये होता है। उनमें जो अभिक्रियाएं प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें 99.99% अभिक्रियाएं या अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की आणविकता ही अभिक्रिया की कोटि होती है। आणविकता ही अभिक्रिया की कोटि होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना कि जो अभिक्रियाएं प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं उनमें उनकी उस अभिक्रिया की आणविकता ही क्या होगी, उसकी अभिक्रिया की कोटि होगी। चलिए एक उदाहरण से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे NH4NO2 ये एक यौगिक है जो नाइट्रोजन और पानी के अणु में टूट जाता है। इसके लिए अगर हम अभिक्रिया का वेग देखें, दर देखें,
तो क्या होता है, अभिक्रिया का वेग जो होता है ये जैसे प्राथमिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसमें क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो कह सकते हैं कि के ये जो है NH4NO2 की घात 1, तो ये अभिक्रिया का वेग या दर है। अब यहाँ पे देखेंगे आणविकता। आणविकता क्या होती है? आणविकता जो होती है कि कितने अभिकारक आपस में मिलते हैं, टक्कर लगाते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो यहाँ पर जो है अभिक्रिया केवल अभिकारक केवल एक है, ठीक है, तो यही उसकी क्या है यहाँ पे आणविकता है। अब यहाँ पर जो दिखाई देता है ऊपर में जो अभिकारक की सांद्रता के ऊपर जो घात है वह उसकी अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है। अभिक्रिया की कोटि तो कितना घात लिखा है? 1 लिखा है, तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि जो होगी वह भी कितनी होगी? 1 होगी। बस याद क्या रखना है कि ये बात कैसी होती है, ये भाई प्रायोगिक मान होती है, ये प्रायोगिक मान है, ये जो है प्रयोगों से प्राप्त होने वाली, ठीक। तो ये रहा उसकी आणविकता और ये रही उस अभिक्रिया की कोटि, ठीक है भाई। चलिए, तो ये कहता है कि जो अभिक्रियाएं प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें 99% अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वही अभिक्रिया की कोटि है। जैसे आणविकता यहाँ पे 1, तो अभिक्रिया की कोटि भी 1, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक हो गया, ठीक है। अब इस अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को हम उनके एक आणुक अभिक्रिया, द्विआणुक अभिक्रिया, त्रिआणुक अभिक्रियाओं के लिए देख, ठीक है। सबसे पहले एक आणुक अभिक्रियाओं के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक आणुक अभिक्रिया के उदाहरण से, एक आणुक अभिक्रिया, एक आणुक अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक। ये किनके लिए है? प्राथमिक अभिक्रियाओं। प्राथमिक अभिक्रियाएं किन्हें कहेंगे? जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है, एक या एक से अधिक स्टेप या चरणों में जो अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है उनको जो है हम लोग जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पे जटिल अभिक्रियाओं पे आणविकता जो है लागू नहीं होती। तो कहां से समझा सकते हैं हम उनके? प्राथमिक अभिक्रिया यानी कि जो एक स्टेप में होने वाली अभिक्रिया, ठीक है, ठीक। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा, वो भी एक तरीके का एक अणु का अभिक्रिया। हमने देखा कि क्या हुआ था, NH4NO2 इट इज गिविंग N2 + 2H2, वो भी क्या है? प्राथमिक अभिक्रिया है ना। देखो एक ही यहाँ पे क्या है? अभिकारक, ठीक। ऐसी अगर हम बात करें किसी और दूसरे रासायनिक अभिक्रिया की तो देख सकते हैं H2O2, H2 और O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या होता है? ये बनाता है H2O + ½ O2, है ना, इस तरीके से। अब इसके लिए अभिक्रिया की कोटि अगर देखें और आणविकता देखें, पहले वाले के लिए बात करें तो पहले वाले के लिए आप देखोगे तो क्या निकल के आएगा? इससे पहले हमने देख ही लिया था, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? यहाँ पे निकल के आएगा, पहले वाले के लिए वेग देखें इसके लिए तो ये निकल के आता है NH4NO2, इसकी सांद्रता की घात 1, है ना। यहाँ पे इसकी जो आणविकता होती है, आणविकता कितनी है? 1 है। यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कितनी? ये भी कितनी है? 1 है। वहीं इसके लिए बात करें तो अभिक्रिया की वेग क्या हो जाएगी? उसके अभिकारक के प्रथम घात के समानुपाती, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आणविकता कितनी दिख रही है? क्योंकि एक ही अणु भाग ले रहा है यहाँ, इन्हीं के बीच में, इनके अणुओं के बीच में टक्कर, तो आणविकता यहाँ पे कितनी? 1। और वहीं पे अभिक्रिया की कोटि, क्योंकि यह क्या है? प्राथमिक अभिक्रिया है, एक स्टेप में होने वाली अभिक्रिया है, एक चरण में कंप्लीट होने वाली अभिक्रिया है, इसीलिए इसके लिए
जो अभिक्रिया की कोटि होगी, जो आणविकता है वही होगी, यानी कि इसकी अभिक्रिया की कोटि भी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, तो ये थे एक अणु अभिक्रियाएं जिनमें केवल एक ही अभिकारक क्या होती है और टूटकर उत्पाद का निर्माण करती है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। ठीक, अब देखते हैं कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें एक से अधिक अणुएं जो है अभिक्रिया में भाग लेती हैं। तो अपन देख लेते हैं द्विअणु। द्विअणु कैसे? द्विअणु, द्विअणु अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, द्विअणु मतलब समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या होंगे, दो अणु आपस में अभिकारक जो है आपस में क्रिया करेंगी और उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं पहले, जैसे 2HI, यहाँ पे दो अणु हो गया है ना, HI तो है, कितने हैं, 2 हैं। ये 2HI जो क्या करता है, टूटता है और H2 और I2 जो है बनाता है। ठीक, H2 और I2 उत्पाद का जो है निर्माण करता है। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर अपन अभिक्रिया का वेग देखें, यहाँ पे दो अणु हैं, ठीक, द्विघाती यानी कि द्विअणु का अभिक्रिया यहाँ पे है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि, है ना, कि HI की सांद्रता की घात 2। ठीक है, HI की सांद्रता की घात 2। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कितने अणु भाग ले रहे हैं, आणविकता, कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी आणविकता क्या होगी, 2 होगी। और इसकी सांद्रता कितने घात के समानुपाती है, द्विघाती समानुपाती। तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो क्या होगी, कोटि क्या होगी, 2 होगी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो द्विअणु का अभिक्रिया था, ये जो अभिक्रिया है यह एक प्राथमिक अभिक्रिया है और प्राथमिक अभिक्रियाओं में जो उसकी आणविकता होती है वही अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी आणविकता 2 होगी और अभिक्रिया की कोटि भी 2 होगी। अब देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल अपन ले सकते हैं, H2 और Cl2, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और ये निर्माण करते हैं 2HCl। ठीक, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग देखें या दर देखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा H की घात 1 फिर गुणित Cl की घात का 1। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये और ये क्या है, x और y है, x प्लस वाई बराबर क्या, n, अभिक्रिया की कोटि n कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, है ना। यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कितनी हो रही है, 2 दिख रही है। ठीक, तो यहां से देखेंगे आणविकता कितने, एक अणु दो अणु, दो अणु जो है क्रिया करते हैं। ठीक है, देखिए इसकी आणविकता, आणविकता कितनी, 2, और इसकी कोटि क्या होगी, एक एक को जोड़ देंगे तो कोटि हो जा रही है कितना, 2। ठीक है, ठीक भाई, तो इस तरीके से हम द्विअणुक अभिक्रियाओं के उदाहरण से भी अभिक्रिया की कोटि और उसकी आणविकता को समझ सकते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। अब कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो 2 से अधिक अणुओं के मिलने से अभिक्रिया संपन्न होती है, त्रिअणुक अभिक्रिया है। त्रिअणुक अभिक्रिया का उदाहरण, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें 3 अणुएं जो है भाग लेंगे, यानी कि 3 अभिकारक भाग लेंगे। ओके, 3 अभिकारक भाग लेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए लेते हैं फेरिक क्लोराइड क्रिया करता है FnCl2 के साथ, FeCl3 react with SnCl2
इसके दो अणु जो है FeCl3 के दो अणु SnCl2 के एक अणु से क्रिया करता है 2FeCl2 और SnCl2 बनाते हैं। ये क्रिया करेंगे और ये बनाएगा 3Fe 2FeCl2 प्लस SnCl2 SnCl2 ओके। तो इस तरीके से ये रासायनिक अभिक्रिया है ना। ठीक है, देख लेंगे अगर कहीं इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए अगर हम क्या देखें, इसके लिए अपन देखते हैं अभिक्रिया का वेग, है ना। इसके लिए क्या देखेंगे, अभिक्रिया का वेग। तो क्या होगी, इसकी सांद्रता पे भी निर्भर करेगी, इसकी सांद्रता पे भी निर्भर करेगी। तो इसको अपन लिखेंगे K FeCl3 की घात 2 इंटू SnCl2 की घात 1। ओके, देख रहे हैं यहां पे दो अणु है, यहां पे एक अणु है, तीन अणु जो है मिल रहे हैं। ओके, तीन जो है अभिकारक यहाँ पे क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। तो इसकी आणविकता जो होगी क्या होगी, इसके संदर्भ में आणविकता क्या होगी भाई, आणविकता जो होगी वह 3 होगी। अब पहली तो बात तो ये प्राथमिक अभिक्रिया है, एक स्टेप में होने वाली अभिक्रिया है, इसलिए जो आणविकता है वही इसकी कोटि भी होगी, ये हम लोग समझते हैं, है ना। अब अगर निकालना भी होगा तो n बराबर क्या होता है, x प्लस वाई। अपने पास x कितना है 2 है, y कितना है 1 है, कितना निकल के आया 3, n जो है 3 निकल के आ रहा है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, ये भी 3 होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको जो है समझ सकते हैं। ठीक, ओके। और एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना हो तो अपन और ले सकते हैं इसमें, जो 3 अणु रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कि अपन ले सकते हैं दो अणु नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये बना लेता है 2NO2। इसके लिए अगर आप वेग देखेंगे तो वेग देखेंगे तो क्या होगा, इसकी सांद्रता की घात 2 गुणित ऑक्सीजन की सांद्रता का घात 1। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितने भाग ले रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कि 3। तो इसकी आणविकता कितनी हो रही है, आणविकता हो रही है 3। और अगर n की वैल्यू निकालें तो x प्लस वाई, यानी कितना हो रहा है, अभिक्रिया की कोटि जो हो रही है ये भी 3 हो रही है। ठीक, तो हमने ये जितने एग्जाम्पल देखे इनमें हमें एक चीज ये समझ आ रहा है कि प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए जो अभिक्रिया की कोटि होती है वही जो है, सॉरी, जो आणविकता होती है वही अभिक्रिया की कोटि भी होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसको। ओके, ठीक, ये था अभिक्रिया की कोटि और उसकी आणविकता। तो हमने देखा कि जो प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं, प्राथमिक अभिक्रियाएं मतलब एक चरण में कंप्लीट होने वाली अभिक्रियाएं, उनमें जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वही उसकी अभिक्रिया की कोटि भी होती है। ठीक है, देखिए लगातार आपको इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। अगर आप इनसे दूर हटोगे तो आपकी तैयारी में जो है बाधा आएगी। तो कोशिश करिए, चाहे जिस चीज को भी आप करते हैं किसी दिन, लेकिन अपने काम को जो है, जो काम है, जो लक्ष्य है आपका, उस पर अडिग रहिए और अपने अध्ययन को कंटिन्यू लेकर चलिए। ठीक, मान के चलो किसी दिन कुछ काम करना है, दूसरा काम, तो अपने पहले पढ़ाई के काम को पहले कंप्लीट कर लीजिए,
उस दिन के कोटे को पूरा कर लीजिए, पढ़ लीजिए और दूसरे काम पे भी आप लग सकते हैं। ठीक, तो आप अपने चील चील सुना है, चील जाना है। हौसला तुम चील सा रखना, हौसला तुम चील सा रखना, बारिश से तुम कभी न डरना, उड़ना तुम बादलों से भी ऊपर, उड़ना तुम बादलों से भी ऊपर, इतनी ऊंची अपनी उड़ान रखना। ओके, ठीक। तो आपको जो है, चील क्या करता है, चील का हौसला बहुत बुलंद होता है, बहुत अधिक होता है। वह बारिश से नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि उसकी उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बादलों के ऊपर से वो उड़ जाती है। अब बादलों के ऊपर से उड़ेगी तो उसको बारिश का डर होगा? नहीं। बादल है उसके नीचे पानी गिराती रहेंगी और उनके ऊपर जो है घूमता रहता है और पूरे आकाश में जो है राज करता है। ठीक, तो इस तरीके से होकर आपको तैयारी करनी है। ठीक, चलिए ये था अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता। आगे देखते हैं अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। आपको यहाँ देख के लग रहा होगा कि दोनों जो है समान है, एक ही चीज है, पर ये दोनों एक ही चीजें नहीं है। जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह जो है एक प्रायोगिक मान होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, और जो आणविकता होती है कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं उनकी संख्या को कहीं ना कहीं दर्शाता है। ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में बहुत सारे अंतर हैं, हमको उनको भी जानना है। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज जो है समान नहीं। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। ठीक, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता को हम कंपेयर करके पढ़ते हैं। क्या होता है, चीजों को जब आप कंपेयर करके पढ़ते हो तो ज्यादा समय तक मस्तिष्क में वो फिक्स हो जाती है। ठीक, जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह एक प्रायोगिक राशि होती है। मैंने पहले से आपको कहा है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह क्या है, प्रायोगिक राशि है, प्रायोगिक मान है। और अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है या सैद्धांतिक मान। ठीक है, चलिए अभिक्रिया की कोटि पहले नंबर पे क्या कि अभिक्रिया अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है और वहीं अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है। अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है, सैद्धांतिक राशि। ठीक है भाई, ओके। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है और वहीं अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है। ठीक, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वह शून्य, पूर्णांक एवं भिन्नात्मक हो सकता है। जो अभिक्रिया की कोटि है उसका मान शून्य, पूर्णांक एवं भिन्नात्मक हो सकता है, जबकि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वह शून्य अथवा भिन्नात्मक नहीं हो सकती, वह केवल प्राकृतिक यानी कि 1 2 3 ऐसा प्राकृतिक वैल्यू भी उसकी हो सकती है, मान हो सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि का मान जो होता है या राशि जो है वो शून्य अथवा भिन्नात्मक हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि का मान जो है शून्य अथवा भिन्नात्मक हो सकता है ना। अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य अथवा भिन्नात्मक, भिन्नात्मक मतलब वही बटे के रूप वाला, शून्य अथवा भिन्नात्मक जो है
भिन्नात्मक हो सकता है। हो सकता है। जबकि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, अभिक्रिया की आणविकता शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं हो सकती। यह केवल प्राकृतिक संख्या ही हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता शून्य तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकता। यह केवल प्राकृतिक 1 2 3 आदि होता है। ठीक है भाई, अभिक्रिया की आणविकता शून्य तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकता। यह केवल प्राकृतिक यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके के इसके मान हो सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होते हैं, जबकि आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर ही लागू होती है। जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता का कोई अर्थ नहीं बनता या नहीं होता। ठीक है। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होता है। अभिक्रिया की कोटि जो है प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होता है या होती है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए इसका कोई अर्थ नहीं होता, आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता। जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि केवल प्राथमिक एवं जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर लागू होते हैं, जबकि वहीं अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर ही लागू होती है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक। जटिल अभिक्रियाओं में सबसे धीमी गति से होने वाली जो अभिक्रिया होती है, उसकी आणविकता से ही अभिक्रिया की आणविकता का मान ज्ञात किया जाता है, जो कि सामान्यतः अभिक्रिया की कोटि के समान ही होती है। ओके, ठीक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता को एक दूसरे से अलग करती है, यानी कि इन दोनों में अंतर है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक वैल्यू होती है, वहीं आणविकता जो है एक सैद्धांतिक वैल्यू है। अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य और भिन्नात्मक हो सकता है, वहीं अभिक्रिया की आणविकता शून्य भिन्नात्मक नहीं हो सकता। यह केवल प्राकृतिक मान ही हो सकते हैं, है ना, नेचुरल नंबर ही हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होता है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता केवल और केवल
प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही लागू होती है। यह जटिल अभिक्रियाओं के लिए इसकी आणविकता का कोई अर्थ नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप जो है अच्छे से अच्छे इसको तैयार करिए और कंटिन्यू जो है आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ओके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे और मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।